जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो गाइस फिर से आप सबको स्वागत करते हैं। एक्चुअली में मेरे डियर स्टूडेंट आप सबको नम्रता पूर्वक स्वागत करते हैं। आप लोग कॉपी कलम निकालिए और फटाफट पढ़िए ताकि हमें भी पढ़ाने में मज़ा आए। तो भाई साहब, जैसा कि क्लास 1 में आपने पढ़ा था विद्युत ऊर्जा का स्रोत के बारे में, सॉरी ऊर्जा के स्रोत के बारे में हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक था। पढ़ने में बहुत अच्छा लगा होगा और समझने में भी बहुत अच्छा लगा होगा। लेकिन यही नहीं, अभी और सुनिए। क्लास 2 है आज और डे 40। 14 कहने का भूल नहीं करें क्योंकि 14 मिस होता है 14, 40 मिस होता है 40। ठीक है, तो आज डे 40 है, क्लास 2 है। तो आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? जो लिखा हुआ है वो पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? जो लिखा हुआ वो पढ़ेंगे। तो एक्चुअली में मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पे इसलिए आया हूँ, पढ़ाने आया हूँ। ठीक है, मैं पढ़ाने आया हूँ। हाँ, मैं पढ़ाने आया हूँ। तो फटाफट कॉपी कलम निकालो भैया, स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद हम चलते हैं अपने काम धंधा पे। चलते हैं, फिर वही वही रटना है, वही पढ़ना है। भाई जिंदगी जो है तब तक है, तब तक भाई तुमको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। चाहे तो आज पढ़ो, चाहे तो भाई 10 साल बाद शादी ब्याह होने के बाद पढ़ो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि कॉपी कलम से ही पढ़ाई करे, किताब से ही पढ़ाई करे, लेकिन पढ़ना पड़ेगा भाई। ज़िंदगी आपको पढ़ाएगी, ज़िंदगी आपको सिखाएगी, बट पढ़ना पड़ेगा। इसलिए भाई यहाँ पढ़ो, वोट क्लियर करो, नौकरी वर्क लो, ठीक है, शादी वादी करो, आगे प्लान सेट करो। भाई पहले फिलहाल इसको पढ़ो, उतना दूर का नहीं सोचना है। अभी फिलहाल स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं चलता हूँ। ठीक है, हाँ तो सोचना थोड़ा सा कम है, क्योंकि अगर माइंड पे थोड़ा सा ज़्यादा मतलब बोझ डालोगे, ज़्यादा प्रेशर डालोगे, तो हो सकता है कि नसें फट सकती है। बट उतना प्रेशर नहीं दे, आराम से भाई खा पी के चिल करना है, बस भाई सोना है, आराम से भाई पढ़ना है। टेंशन नहीं भाई, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, चलिए इसको जानते हैं। एक्चुअली मैं इसके पिछले वाले, एक्चुअली इंग्लिश थोड़ा बहुत मैं भी इंग्लिश बोल लेता हूँ। ठीक है, एक्चुअली ठीक है, तो एक्चुअली में मतलब कहने का मतलब हुआ कि हम लोग एक्चुअली मतलब कि ऊर्जा के स्रोत हम लोग पढ़ चुके थे। ऊर्जा क्या है, थोड़ी थोड़ी बातें पढ़े थे, अभी और पढ़ना, क्योंकि भाई चैप्टर का नाम ही ऊर्जा का स्रोत, थोड़ा सा कैसे पढ़ लोगे? हाँ, थोड़ा सा पढ़े होगे, बट थोड़ा से में सब नहीं है, और भी आगे है, तो उसको भी पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो ऊर्जा के स्रोत में हमने देखा था, क्या देखा था? आपने देखा था, आपने पढ़ा भी था, आप समझते हो, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आज हम चलेंगे कि तापीय शक्ति संयंत्र क्या है। तापीय का मतलब ताप से, यानी ताप यानी भाप से हम शक्ति कैसे बना सकते हैं। शक्ति, हे शक्ति दो माँ, मतलब एक डायलॉग था, तो वो वाला शक्ति नहीं भाई, मतलब शक्ति। शक्ति मतलब जो हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं वो शक्ति। ठीक है, वो भी शक्ति है, मतलब शारीरिक शक्ति भी। समझ में आ रही बात? मतलब सुनील शेट्टी का एक डायलॉग था, माँ मुझे शक्ति दे ना, मतलब वो शक्ति तो मतलब वही है, चमत्कार वाला है, बट ये शक्ति आपको जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मुझे उम्मीद है। आप कर भी क्या सकते हो? कर भी क्या मतलब, कर भी क्या सकते नहीं भाई, बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, गलत अर्थ नहीं निकालने का। ठीक है, चलो इसको जानते हैं। तापीय शक्ति मतलब, चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत हम बताते हैं। तापीय शक्ति का मतलब होता है कि भाई आप किसी चीज को जलाए और जलाने के बाद ताप निकला, उस ताप से हम क्या करते हैं? शक्ति बनाते हैं, उसी को बोलते हैं तापीय शक्ति संयंत्र। संयंत्र का मतलब आपने एक बड़ा सा चीज बना कर ऐसे किया, तो उसको बोलते हैं संयंत्र। इतना समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके बारे में जान देंगे तो समझेंगे, जानेंगे तो समझेंगे। ठीक है, और लिखना जरूरी है, क्योंकि नहीं लिखोगे तो एग्जाम में क्या लिखोगे? लिखने से प्रैक्टिस होगा, एग्जाम में आप बहुत बेहतर से लिख पाओगे। चलिए जानते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। खेला खेला हो गए। देखिए तापीय शक्ति, मित्रों भाइयों बहनों, यहाँ पे देखेंगे कि तापीय शक्ति मिस होता है कि ताप मतलब समझ में आ रहा है ना? ताप, ताप जैसे आपने ठंडा में आग लहराते हो तो तापते हो। क्या तापते हो? और भाई तापते क्या हो? आग तापते हो, तो आग में से जो आपका उष्मा निकल रहा है उसको तापते हो।
समझ रही बात? तो उसी को बोलते हैं ताप, जो उष्मा को, ठीक है। तो तापीय शक्ति संयंत्र, अब चलते हैं इसके बारे में, ये है क्या। देखिए भाई साहब, शक्ति स्टेशनों का मतलब जहाँ से शक्ति यानी बिजली पैदा होता है, बिजली मतलब ऊर्जा जहाँ से पैदा होता है उसको बोलते हैं शक्ति स्टेशन। बात समझ में आ रही है? ठीक है। शक्ति स्टेशनों में क्या किया जाता है, जीवाश्म ईंधनों की बड़ी मात्रा। अब पूछेगा कि जीवाश्म ईंधन क्या है, तो अगर ले लोढ़ा थोड़ देंगे मार के, समझ में आ रहा है ना। जीवाश्म ईंधन अगर कोई पूछेगा कि जीवाश्म ईंधन क्या है, समझ लो भाई, यहीं से इनकाउंटर हो जाओगे, ठीक है। जीवाश्म ईंधन मैंने बता दिया है भाई कि जीवाश्म ईंधन है क्या, और समझ में आ रही है। जीवाश्म ईंधन नहीं तो भाई आप क्या करो, पहला क्लास देखो, उसके बाद ये क्लास देखो, ठीक है। तो जीवाश्म ईंधन जो कोयला, अक्सर कोयला, जीवाश्म ईंधन में क्या कहते हैं, कोयला या तो पेट्रोलियम आता है, प्राकृतिक गैस आता है। तो मान के चलो कि तुम सबसे महत्वपूर्ण जो हम आ, शक्ति यानी ऊर्जा बनाने में ज्यादा करते, वो करते कोयला को, ठीक है। तो शक्ति स्टेशनों में जीवाश्म ईंधनों की बड़ी मात्रा, चाहे तो कोयला को यानी कोयला की बड़ी मात्रा को प्रतिदिन जलाई जाती है। समझ में आ रही बात, जलाई जाती है, ठीक है। जलाने के बाद क्या होगा, क्या होगा भाई, दाह निकलेगा, प्रकाश निकलेगा, उष्मा निकलेगा। उस उष्मा, उस ताप को कैद कर लिया जाएगा, यानी कैद कर लिया जाएगा, मतलब एक चीज में, मतलब कुछ भी हो सकता है वहां पे, कैद कर लिया जाएगा। समझ में आ रही बात। तो शक्ति स्टेशनों में जीवाश्म ईंधन की बड़ी मात्रा, बड़ी मात्रा मतलब थोड़ा सा नहीं भाई, थोड़ा सा नहीं, बहुत बड़े बड़े मात्रा में, ठीक है। जैसे आप देखते हो कि कोयला जो होता है, ऐसे ट्रेन से, मालगाड़ी से भाई, मालगाड़ी से कई उसमें बोगी होता है, डिब्बा होता है भाई, जाते रहता है, वो सारा कोयला भाई फुकाता है, सारा का सारा कोयला फुकाता है। इतना ही नहीं, अभी और मतलब कई क्षेत्रों से आता है और जाता है। समझ में आ रहा है ना? वहाँ पे शक्ति स्टेशन पे, जहाँ पे शक्ति बनाई जा रही है, बिजली बनाई जा रही है, वहाँ पे उस कोयला को पाउडर डायरेक्ट नहीं हम ऐसे करते हैं, उस कोयला को ऐसे मशीन से पाउडर यानी इतना महीन पिसा जाता है, इतना महीन जो पाउडर होता है उससे भी ज़्यादा महीन, फिर उसको फिर ऐसे करके मशीन में ऐसे झोंका जाता है, ठीक है, झोंका जाता है। जैसे आप कभी अ, चूड़ा कुटाए हो, चूड़ा कुटवाए हो, तो वहां पे जाओगे तो चूड़ा वाला जो गर्म भट्टी होता है, जो पहले जो ऐसे धान का, पहले जो फूला हुआ धान को ऐसे हीट करता है, गर्म करता है, मतलब लावा बनाता है, उसमें क्या झोंका जाता है, वही चूड़ा का भूसा, ठीक है। चूड़ा कुटाने से जो भूसा निकल रहा है, जो भूसा को क्या कहता है, झोंका जाता है। तो उसी तरीके से अब क्या हो रहा है कि जैसे आप देखे होंगे, चूड़ा जब कुटाता है तो चूड़ा में, चूड़ा जो आपका ये भट्टी होता है, उसमें लहराया जाता है आग, और आग में ऐसा भूसा डाला जाता है। उस भूसा के द्वारा जो आग लहरता है, आग से जो हीट निकलता है वो अंदर एक रहता है, मतलब ऐसे लगाया हुआ, मतलब बेलन के आकार का, मतलब अंदर ऐसे उसमें उसको हीट करता है, उस लोहा को हीट करता है, और उसमें फिर डाला जाता है आपका क्या बोलते हैं, धान, धान फूला हुआ धान डाला जाता है, और उस धान क्या होता है, हीट के कारण आपका लावा बन जाता है। उसी तरीके से तो लावा कैसे बना, हीट के कारण, हीट के कारण, समझ में आ रही बात। तो उसी तरीके से जो पावर स्टेशन होता है, वहां पे आपका जीवाश्म ईंधन, जैसे कोयला मान लो, कोयला को महीन ऐसे दम करके पाउडर की तरह करके उसको फिर ऐसे आग में डाला जाता है भट्टी में, और वहां से जो हीट निकलता है, उस हीट को एब्जॉर्ब, मतलब ऐसे कर लिया जाता है, मतलब संचित कर लिया जाता है। फिर उस हीट को डायरेक्ट डाला जाता है टरबाइन पे, जिससे टरबाइन क्या होता है, नसता है बहुत स्पीड में, और फिर नसता है, हम जानते हैं कि विद्युत जनित्र जो होता है वो विद्युत धारा बनाती है। तो वो टरबाइन को नचाता है, और वो टरबाइन जुड़ा रहता है आपको ऐसे ही डायरेक्ट विद्युत जनित्र के साथ, रोटर के साथ। रोटर नचेगा तो फिर अपना विद्युत धारा बनेगा। तो वही हुआ ताप से विद्युत धारा बनाना। बात समझ में आ रही बात। चलिए, तो शक्ति स्टेशनों में जीवाश्म ईंधनों की बड़ी मात्रा प्रतिदिन, एक दिन से नहीं भाई, हर घंटे हर सेकंड भाई जलाई जा रही है, ठीक है। तो प्रतिदिन, चलो अब समझ में आ गई होगा, प्रतिदिन जलाई जाती है ताकि पानी गर्म भाप उत्पन्न किया जाए। समझ में आ रहा है ना। चाहे आप पाले उसको जलाया जा रहा है, आप चाहे तो उसका भाप, चाहे तो पानी गर्म कर लो, ठीक है। पानी चढ़ा दो, पानी को क्या करो, जो पानी से जो भाप बन रहा है
समझ मेरे बात? जो पानी से क्या होता है, पानी, हाँ पानी होता है, ठीक है, जो बिजली बनती है वहाँ पे पानी होती है, और पानी को खौलाया जाता है, ठीक है। वो जो आपका जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं ताकि आग लहर पाए, और उस आग पे क्या चढ़ाते हैं, पानी, बहुत बड़ी मात्रा में पानी, और पानी से जो भाप निकलती है उस भाप को कैद कर लिया जाता है, ठीक है। जैसे आप प्रेशर कुकर के नाम सुने हो ना, प्रेशर कुकर में क्या होता है, आप चावल चढ़ाते हो, चावल में क्या रहता है, पानी रहता है, या फिर दाल चढ़ाते हो और उसके नीचे आग हम डालते हो, एलपीजी गैस का जो लहरा के ऐसे चूल्हा के द्वारा, तो होता है क्या है कि आपका जो ये है क्या बोलते हैं, दया, गड़बड़ है दया, अरे भैया क्या बोलते हैं, कुकर, मतलब दिमाग से निकल जाता है भाई, कुकर, कुकर के अंदर जो सामान सामग्री डाला हुआ है जब वो हीट होता है तो क्या निकलता है, सीटी मारता है, सीटी वो है क्या, वो पानी भाप बन गई, भाप बन के इतना प्रेशर से निकल रही है कि सीटी जो इतना भारी है उसको ऊपर उठा दे रही है, ऐसे, समझ में आ रही है? किसी गड़बड़ी के कारण अगर वो छेद भरा गया, समझ में आ रही है? वो छेद, अगर जो सीटी निकल वो छेद भरा गया और उसमें आपका भाप बनते गया, छेद से द्वारा सीटी सीटी नहीं निकल रहा है, भाप नहीं निकला, तो ऐसे ही जो आपका कुकर फट जाता है। तो समझो कि वो भाप में कितना भाई प्रेशर है, कितना मतलब ताकत है। तो वही भाप क्या करता है, उस टरबाइन को नचा देता है। बात समझ में आ रही है? तो वही भाप है। तो भाप, पानी गर्म करने के लिए पहले तो ईंधन को लहराना पड़ेगा, जो कि बहुत मात्रा में लहराई जाती है, तब जाके पानी गर्म होती है, गर्म होकर क्या होती है, भाप उत्पन्न उत्पन्न की जाए, ठीक है, उत्पन्न किया जाता है। यह भाप जो है, अरे बुल्लू आओ नहीं यार, यह भाप जो है, ठीक है, यह भाप, भाप का मतलब जो पानी गर्म किया जो भाप बना, यह भाप विद्युत उत्पन्न करने के लिए टरबाइन चलाई जा, ए, अंदर जाओ, गला इतना फंसता है ना गाइस, मैं क्या बताऊं, दुख बहुत है जिंदगी में, दुख ही दुख है, पर दुख को साइड में रख कर पानी पी लेना चाहिए। इतना अमीर नहीं भाई, मत सोचना कि स्प्राइट है, ठीक है, बोतल से पास स्प्राइट वाला है, बस इसके अंदर तो पानी है। हम्म, अच्छा है, पानी जरूरी है, जल ही जीवन है, समझ में आ रही है? हाँ, तो भैया कहाँ थे हम लोग, यह भाप विद्युत में करने के लिए, हाँ देखिए अब क्या होता है कि पानी को मैंने गर्म किया, गर्म किया ना, अरे मान लिया जाए कि गर्म कर लिया, गर्म करने के बाद जो भाप बना, वही भाप, यह भाप विद्युत उत्पन्न करने के लिए क्या करता है, टरबाइन, टरबाइन चलाती है, क्या करती है, टरबाइन को चलाती है, यानी टरबाइन यानी पंखा का ब्लेड होता है, टरबाइन समझो ब्लेड होता है, ब्लेड पे उस धा को, भाप को ऐसे एक पाइप द्वारा या फिर एक छेद द्वारा ऐसे डायरेक्ट उस टरबाइन पे यानी उस ब्लेड पे डाला जाता है, हाई प्रेशर में, हाई प्रेशर में, जिसके कारण क्या होता है कि वो ऐसे चलने लगता है। आप कभी बचपन में गर्मी के दिन में क्या किए होगे कि जो तार जो होता है जिसमें से फीता निकलता है, तार जो सूख जाती है, तार के पंखी जो होती है उसको ऐसे कर कर काट के वो इधर इधर ऐसे लगा देते हैं, बीच में छेद करके वो डाल देते हैं क्या, लकड़ी, और हवा में ऐसे करते हैं, ठीक है, हवा में जब चलती है तो वो पंखवा क्या होता है, जो आपका जो है तार का जो लगा हुआ ब्लेड वो चलने लगता है। या फिर कहीं पे भी ऐसे, अरे आपका 1-2 रुपया में जो फोफी वोफी मिलता है ना, फोफी में एक पंखा निकलता था ऐसे, ठीक है, हाथ वाला, और हाथ में लेके ऐसे दौड़ते थे ना, तो पंखा नचता था। इसका मतलब कि वो हवा का प्रेशर उस पंखा पे समझ में आ रहा है, जा रहा है, और इसलिए वो पंखा नच रहा है। उसी तरीके से आपका ये होता है तापीय शक्ति संयंत्र, जो ब्लेड होता है, ब्लेड पे इतना तेजी से हाई प्रेशर में, समझ में आ रहा है, हाई प्रेशर में भाप को डाला जाता है ताकि वो टरबाइन, वो जो ब्लेड है इतना तेजी से नचता है, जिसके कारण, और वो ब्लेड किससे जुड़ा हुआ है, आपका रोटर से, रोटर आपका मोटर में है, जनरेटर में, वो रोटर इतनी तेज से नचता है, ब्लेड इतना तेज से नचता है कि भाई बिजली पैदा करने लगती है, और इतना छोटा मोटा बिजली नहीं भाई, हाई वोल्टेज, जिसको कुछ होने के बाद मौत हो जाएगा, इतना मतलब ऐसे तेजी से ऐसे, भाई उसका बहुत बनावट होता है, मतलब आप कभी देखना, कोई भी जैसे जल संयंत्र के पास, या फिर जो ये होता है तब कि कोयला संयंत्र जो होता है ना, मतलब वहां पे जाके देखो कितना बड़ा, मतलब ऐसे प्लांट लगा रहता है, छोटा मोटा नहीं, समझ मेरी बात? तो होता क्या है कि टरबाइन को चलाती है, समझ में आ रहा बात?
कौन चलाती है? भाप क्या करती है? टरबाइन को चलाती है। देखो कर रहा है बदतमीजी ना, गिर जा रहा है। टरबाइन चलती है, भाप के द्वारा क्या करते हैं? टरबाइन चलती है। फिर से एक बार देखते हैं। शक्ति स्टेशनों में जीवाश्म ईंधन की बड़ी मात्रा प्रतिदिन जलाई जाती है ताकि पानी गर्म कर भाप उत्पन्न की जाए। यह भाप विद्युत उत्पन्न करने के लिए टरबाइन चलाती है। तापीय शक्ति संयंत्र द्वारा उष्मा, ठीक है, तापीय शक्ति संयंत्र द्वारा, तापीय शक्ति समझ में आ रहा है? तापीय का मतलब ताप बनाकर यानी भाप बनाकर, ठीक है, संयंत्र द्वारा उष्मा ऊर्जा को, उष्मा ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। उष्मा ऊर्जा मतलब बात समझ में आई? जो हम ईंधन जलाएं वो उष्मा निकला, उष्मा क्या किया? पानी को गर्म करके भाप बनाया, फिर भाप क्या बना दिया? उस स्थितिज ऊर्जा को ऐसे विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। आपका जो आपका स्थित मतलब था आपका जो अंदर यांत्रिक ऊर्जा जो था आपका इसमें जनरेटर में, वो किसमें? विद्युत ऊर्जा में बदल गया, ठीक है। तो संयंत्र द्वारा उष्मा ऊर्जा को, उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। किसके द्वारा? तापीय संयंत्र द्वारा उष्मा ऊर्जा को किसमें? विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। याद रखना कि ऑब्जेक्टिव में अगर आएगा कि तापीय शक्ति संयंत्र द्वारा, तापीय शक्ति संयंत्र द्वारा उष्मा ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदला जाता है? तो विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यह संयंत्र, यह संयंत्र यानी कौन? तापीय शक्ति संयंत्र यानी यह संयंत्र जीवाश्म ईंधन के नवीकरणीय, सॉरी नवीकरणीय नहीं, नजदीक, यानी यह संयंत्र जो है आपका तापीय शक्ति संयंत्र जीवाश्म ईंधन के नजदीक लगाया जाता है। नजदीक मतलब जीवाश्म ईंधन के नजदीक मतलब जहाँ पे जीवाश्म ईंधन का खदान है, जैसे कोयला के खदान, समझ में आ रहा है? कोयला के खदान के नजदीक ये प्लांट लगाया जाता है यानी बनाया जाता है। इसलिए ताकि इस प्लांट में यानी आपका जो तापीय शक्ति संयंत्र है यहाँ पे आपका जीवाश्म ईंधन लाने में आसानी हो। मान लीजिए कि यहाँ पे निकल रहा है जीवाश्म ईंधन और यहाँ से 2000 किलोमीटर आप लगा रहे हो यहाँ पे, ठीक है, प्लांट, प्लांट मतलब आपका ये तापीय शक्ति संयंत्र। भाई यहाँ से आने जाने की भाड़ा कितना हो जाएगा? मतलब यहाँ से लेके जाओ यहाँ पे, फिर यहाँ से वापस ऐसे वो आएगा गाड़ी, फिर यहाँ से फिर गाड़ी लेके जाएगा यहाँ पे कोयला, तो बहुत दिक्कत होगा। इसलिए इसके नज़दीक लगाया जाता है, आसपास, ठीक है, कम दूरी पे लगाया, ताकि जो आपका ये जो है जीवाश्म ईंधन एक स्थान से वहाँ पे आपका तापीय शक्ति संयंत्र आराम से वहाँ तक पहुँचा दिया जाए आसानी से, कम भाड़ा में, ठीक है, कम खर्चा में। इसलिए जो आपका यह शक्ति संयंत्र जो है अ, जीवाश्म ईंधन के नज़दीक लगाया जाता है। जीवाश्म ईंधन जहाँ पे जीवाश्म ईंधन उपलब्ध हो, ठीक है, ताकि जीवाश्म ईंधन का परिवहन आसानी से हो। जीवाश्म ईंधन का परिवहन, परिवहन का मतलब जीवाश्म ईंधन का खदान जो है वहां से आपका तापीय शक्ति संयंत्र आसानी से वहां पे कोयला या फिर जो भी है पहुंचा दिया जाए, ताकि आपका बिजली बनते रहे। समझ में आ रही बात? तो इसलिए ऐसे नजदीक लगाया जाता है। बात समझ में आ रही? तो तापीय शक्ति संयंत्र इस प्रकार से था। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं जल शक्ति संयंत्र क्या है। अब चलते हैं कि जल शक्ति संयंत्र, तापीय शक्ति संयंत्र समझ में आ गया ना, कि ताप के द्वारा, यानी शक्ति मतलब जो शक्ति यानी पावर निकल रही है, यानी बिजली निकल रही है, ठीक है, ऊर्जा निकल रही है। तो एक ताप के द्वारा पानी को गर्म किया, गर्म करने के लिए आपको ईंधन को जलाना पड़ेगा, ठीक है, तो ईंधन को जलाया तो उष्मा निकला, फिर उस उष्मा कहाँ दिए? पानी में दिए, पानी हो गया खौलने लगा गर्म, यानी भाप निकलने लगा, उस भाप को इकट्ठा करके फिर टरबाइन पर डाला गया, टरबाइन नचा तो भाई आपका बिजली बन गया, ठीक है। तो ये हुआ तापीय शक्ति संयंत्र। उसी प्रकार से जल शक्ति संयंत्र, यानी जल द्वारा भी हम शक्ति बना सकते हैं, यानी बिजली बना सकते हैं, बिजली पैदा कर सकते हैं। जैसे आपने डैम के नाम सुना होगा, टिहरी बांध, समझ में आ रहा ना? बहुत सारे ऐसे बांध है, बहुत सारे ऐसे बांध आपका जैसे एक गंगा नदी पे है, बहुत सारे गंगा नदी पे है जो अभी विवाद है, मतलब कि वहाँ पे दिक्कत ऐसे है चल रहा है, उसके बारे में भी बताऊंगा। पहले समझो कि जल शक्ति संयंत्र है क्या, ठीक है, जल शक्ति संयंत्र है क्या। तो जल शक्ति संयंत्र जानते हैं कि जल शक्ति संयंत्र है क्या। चलिए, जल शक्ति संयंत्र यानी जल के द्वारा शक्ति बनाना, ठीक है, जल के द्वारा शक्ति बनाना। चलिए, जल शक्ति संयंत्र क्या है कि बहते पानी की गतिज ऊर्जा, हम जानते हैं कि बहते पानी में कौन सा ऊर्जा होता है? गतिज ऊर्जा,
बहते पानी में कौन सा ऊर्जा होता है? गतिज ऊर्जा। बहते पानी में कौन सा ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। या ऊंचाई पर स्थित पानी, ऊंचाई पर स्थित पानी का मतलब ऊपर से पानी गिर रहा है, जैसे हो गया झील, सॉरी झरना, झरना करने मतलब झरना, झरना से क्या होता है? ऊपर से पानी गिरता है, कितना तेजी से गिरता है, चोट भी लगता है। हम जब नहाने जाते हैं अभी, आ, जैसे नालंदा बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, एक गाना है ना, मतलब कि जिस गाना में दर्शाया गया है कि गुंजन सिंह का गाना है, मघी गाना, चले नवादा तोरा, मतलब ऐसे झरना घूमे वो, ककोलत, ककोलत वाला नाम सुने, ककोलत का झरना, ठीक है, तुमको ककोलत घुलाएंगे, ऐसे गाना में है कुछ। समझना, सीखना भी, सुनना भी जरूरी है, याद रखना भी जरूरी है। तो वही जो झरना है, वैसे वैसे झरना बहुत सारे हैं, तो उसी को बोलते हैं ऐसे ऊपर से गिरना, यानी जो ऊपर से पानी गिर रहा है, ठीक है। तो ये जो है बहते पानी, बहते पानी में कौन सा ऊर्जा होता है? गतिज ऊर्जा। या बहते पानी की गतिज ऊर्जा, या ऊंचाई पर स्थित पानी, ऊंचाई पर स्थित पानी जिसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। ऊंचाई पर पानी जो ऊंचाई पर जो पानी है उसमें कौन सा ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। कौन सा ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। ये क्या होता है कि बहते पानी की गतिज ऊर्जा या ऊंचाई पर स्थित पानी की स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा का एक दूसरा परंपरागत स्रोत है। पहला परंपरागत स्रोत कौन है? ऊर्जा का पहला परंपरागत स्रोत कौन है? ऊर्जा का पहला परंपरागत स्रोत कौन है? तो मैं बता दिया हूँ, पिछले वाले क्लास में जाके देखिएगा। और ये है दूसरा है, ऊर्जा का दूसरा परंपरागत स्रोत कौन है? कौन है? जल शक्ति संयंत्र। ऊर्जा का दूसरा परंपरागत स्रोत कौन है? जल शक्ति संयंत्र। पहला कौन था? जीवाश्म ईंधन के बारे में था, जीवाश्म, ठीक है, जीवाश्म था ना ऐसे, हाँ उसी के बारे में था, आप देखना उसके बारे में बढ़िया से पढ़ाए थे, ठीक है। तो हुआ ये कि परंपरागत स्रोत में बताए थे, जीवाश्म ईंधन के बारे में पढ़ाए थे, जीवाश्म ईंधन से कैसे बिजली बनता था, कोयला से ऐसे, ठीक है, उसके बारे में अभी भी तो यहाँ पे बताए भी किए, ठीक है। आपका इन जीवाश्म ईंधन को जलाया ऐसे बना, और समझ में आ रही है, जिसको तापीय शक्ति संयंत्र बोलते हैं, ठीक है। जीवाश्म ईंधन से हमारा जिसको तापीय शक्ति संयंत्र बोलते हैं। दूसरा आता है जल शक्ति संयंत्र, जिसमें जीवाश्म ईंधन का कोई जरूरी नहीं है, जीवाश्म ईंधन का कोई जरूरत नहीं है। आपका जल शक्ति संयंत्र में जीवाश्म ईंधन का कोई जरूरत नहीं है, इसमें कोई आग वग नहीं लहराना है। चलिए हम जानते हैं क्या करना होता है। तो जल शक्ति संयंत्र जो होता है, ये बहते पानी की गतिज ऊर्जा, बहते पानी में कौन सा गतिज ऊर्जा, या फिर ऊंचाई पर स्थित पानी की स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा का एक दूसरा परंपरागत स्रोत है। समझ में आ रहा है ना? परंपरागत, दूसरा परंपरागत स्रोत कौन है? तो पानी, पानी क्या है? ऊर्जा का दूसरा परंपरागत स्रोत है। चाहे तो पानी गति में हो, गति यानी बह रहा हो, या फिर पानी ऊपर से गिर रहा हो, उससे हम ऊर्जा बना सकते हैं। कैसे? चलिए हम जानते हैं। अब क्या है कि होता ही है कि जल शक्ति संयंत्र में क्या होता है कि गिरते हुए पानी की स्थितिज ऊर्जा, गिरते हुए पानी की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। समझ में आ रही बात? यानी जो पानी जो गिर रहा है उसका जो स्थितिज ऊर्जा है उसको किस में बदल देते हैं? विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। या फिर जो पानी गति में कर रहे गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। कैसे जानते हैं? ठीक है। तो जल शक्ति संयंत्र गिरते हुए पानी की स्थितिज ऊर्जा को कैसे? तो विद्युत ऊर्जा में। पानी में दोनों ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा भी, स्थितिज ऊर्जा है। अगर पानी बह रहा है तो कौन सा ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। पानी स्थित है तो स्थितिज ऊर्जा। समझ में आ रही है? लेकिन दोनों में ऊर्जा है। तो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। कैसे? हम आगे देखेंगे कैसे, ठीक है। प्रपात का मतलब जहाँ पे पानी ऊपर से गिरती है, जलप्रपात, ठीक है। बिहार में भी बहुत सारे जलप्रपात है जहाँ से पानी ऊपर से, जिसको बोलते हैं झरना, ठीक है। समझ में आ रहा है? जिसको बोलते हैं झरना, ऊपर से पानी गिरती है। तो जलप्रपात बहुत कम है। क्या है? बहुत कम है। यानी ऐसा थोड़ी है कि बिहार में हजारों 2000 है, नहीं 3000 10,000 है, ऐसा नहीं, बहुत कम है। समझ में आ रही है? बहुत कम है। और उसमें भी बहुत कम पानी गिरता है। उसमें भी बहुत सारे ऐसे जलप्रपात है जिसमें
कुछ में बहुत तेजी से पानी गिरता है, जिसमें बहुत कम पानी गिरता है, तो वो सब अलग मैटर है। बस इतना समझना कि जलप्रपात बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है, जिनका उपयोग जिनका उपयोग स्थितिज ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जा सके, ठीक है। यानी कहने का मतलब स्थितिज ऊर्जा क्या बताएं, जहां पानी स्थित है, स्थिर है, और वहां से ऊपर से पानी गिर रही है, उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो जलप्रपात बहुत कम है। बहुत कम होने के कारण क्या होता है कि स्थितिज ऊर्जा जो है उससे बिजली बनाना बहुत कठिन है। समझ में आ रहा है, बहुत कठिन है यानी बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत कम है और बिजली उतना बन भी नहीं सकता है। बात समझ में आ रही है। तो जलप्रपात बहुत कम है जिसका उपयोग स्थितिज ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जा सके, यानी स्थितिज ऊर्जा के स्रोत में किया जा सके, यानी बहुत कम है जिसमें, जिसके कारण क्या होता है कि स्थितिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाने में बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। क्योंकि जलप्रपात ही कम है, क्योंकि ऊपर से जो पानी गिर रहा है वो बहुत कम है। लेकिन जो नीचे वाला जो पानी होता है जो चलता है, मतलब धारा में, उससे काफी हद तक बनाई जा सकती है। समझ में आ रही बात, उससे काफी हद तक बनाई जा सकती है। जैसे देखना, स्थितिज ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जा सके, अतः जल शक्ति संयंत्र बांधों से संबंध होते हैं। बांधों से संबंध का मतलब ये वाला गतिज ऊर्जा, गतिज मतलब जो पानी गति है, समझ में आ रही, पानी गति में चल रही है। तो अब क्या हो रहा है कि जल प्रपात बहुत कम है, जिसके कारण स्थितिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बनाना थोड़ा मुश्किल है, या फिर थोड़ा कम है, बहुत कम बनता है। लेकिन लेकिन जल शक्ति संयंत्र क्या है, बांधो, बांधो का मतलब जो नदी पे या फिर आपका नदी पे लगा हुआ, ज्यादा नदी पे लगा रहता है, ठीक है। जल शक्ति संयंत्र बांधों से संबंध होते, संबंध का मतलब ये वाला गतिज ऊर्जा, यानी नदी पे बहता पानी से संबंध है। बात समझ में रही है, यानी बहता पानी से बिजली ज्यादा बनाया जाता है, शक्ति ज्यादा बनाया जाता है, किसके अपेक्षा, तो जो जलप्रपात की अपेक्षा, यानी ऊपर से जो पानी गिर रहा है उसकी अपेक्षा आपका बांध से ज्यादा आपका बिजली बनाया जाता है। समझ में आ रही बात, दोनों में पानी का ही उपयोग हो रहा है। समझ में आ रही बात, कैसे आप बताते हैं, इसका भी आगे है कार्य, कैसे कैसे काम करता है, बट इतना समझ लो कि जैसे ऊपर से जो पानी गिरता है उसको इकट्ठा करके ऐसे प्रेशर मिलाकर उस पानी को टरबाइन पर डाला जाता है, ताकि टरबाइन नच सके, क्या कर सके, नच सके। जब टरबाइन नचता है तो बिजली बनता है। समझ में आ रही बात। तो ऊपर से पानी गिरेगा तभी ऐसे, बात समझ में रही। लेकिन जलप्रपात बहुत कम है, तो ऐसा संयंत्र बहुत कम मिलेगा। समझ में रहे, ऐसा जल शक्ति संयंत्र बहुत कम मिलेगा, जलप्रपात वाला जल शक्ति संयंत्र बहुत कम मिलेगा, लेकिन बांध वाला बहुत मिलेगा। बांध का मतलब एक डैम बनाकर उसमें पानी इकट्ठा कर दो, बारिश बारिश के समय में जब बारिश होता है तो नदी में पानी ऐसे बहती है, तो उसको एक डैम के द्वारा पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है। जब डैम भर जाता है तो उस पानी को एक रास्ता द्वारा छोड़ा जाता है। उस रास्ता में जैसे कि यहाँ पे है, देखो यहाँ से पानी जल द्वार है, यहाँ से यहाँ हौज है, यानी डैम बनाया हुआ है, और इधर से नदी है, और इस डैम जो हौज है पूरा भरा हुआ है, समझ में, पूरा भरा हुआ है। यहाँ थोड़ा सा मीटर गया क्या यार, समझ में रहे, देखिए यहाँ पानी भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पानी भरा हुआ है, और डैम को थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, जल द्वार मतलब इसको खोला जाएगा, और इस रास्ता द्वारा पानी आएगा। यहाँ पे बहुत प्रेशर से पानी यहाँ पे है, एकदम सब इकट्ठा हुआ है, लेकिन इसको छोड़ा जाएगा एक छोटा सा रास्ता द्वारा। जब रास्ता द्वारा छोड़ा जाएगा, यहाँ पे देखिए लगा हुआ टरबाइन, ये जनित्र है, जनित्र मतलब यहाँ पे टरबाइन यहाँ पे लगा हुआ, इस टरबाइन को नचाएगा, और यहाँ पे क्या है, नदी, यहाँ पे लिखे नहीं की नदी, ठीक है, नदी, समझ में रहना। यहाँ से ये है ऊंचा, ये ऊंचा पैरा फिर नीचे नीचे जाएगा, तब ना गति में आएगा, ऊपर से नीचे जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पे टरबाइन लगाया हुआ है, इस रास्ता से जाएगा पानी, और यहाँ पे टरबाइन को नचाएगा, और नचाएगा तो यहाँ से जुड़ा हुआ जनरेटर नचेगा तो आपका पावर लाइन जाएगा, पावर लाइन यानी लाइन बनना शुरू हो जाएगा, और ये फिर पानी अपना बहते चल जाएगा आगे नदी में। समझ में रहा, नदी में चल जाएगा। तो इस तरीके से होता है। तो एक क्या है, डैम है, क्या ये डैम है। तो डैम से बहुत ज़्यादा आपका बिजली बनाया जाता है। बात समझ में आ रही है, तो दोनों काम सेम करता है, चाहे तो बहता पानी, चाहे तो ऊपर से गिरता पानी, ठीक है। बहता पानी गतिज ऊर्जा, और ऊपर से गिर रहा वो भी गतिज ऊर्जा है, लेकिन वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में है, स्थिर है उसके बाद गिर रहा है। समझ मेरी बात, तो दोनों से आपका बनाया जाता है बिजली। तो यहाँ पे क्या है कि जल प्रपात बहुत कम है जिनका
उपयोग स्थितिज ऊर्जा के स्रोत में के रूप में किया जा सके। अतः जल शक्ति संयंत्र बांधों से संबंध होते हैं। समस्त संसार में अनेक बांध हैं। समस्त संसार में यानी संसार यानी वर्ल्ड में बहुत सारे बांध हैं, बहुत सारे बांध, यानी समस्त संसार में अनेक बांध बनाए गए। भारत में हमारी ऊर्जा, ठीक है, भारत की बात कर रहे हैं, भारत में हमारी यानी हम सबका ऊर्जा आवश्यकता की 1/4 की पूर्ति जल विद्युत संयंत्र द्वारा होता है। यानी 1/4, समझ में, चार में से एक भाग, 4 में से 1 भाग कौन दे रहा है? तो ये आपका कौन? जल शक्ति संयंत्र द्वारा आपका, यानी आपका मिल रहा है। समझ में रहा ना? यानी कहने का मतलब अगर भारत में भारतीय लोग 100% है तो इसका 25% लोगों को क्या मिल रहा है? कौन सा विद्युत मिल रहा है? तो जल शक्ति संयंत्र मिल रहा है। यानी जल शक्ति संयंत्र में जल के द्वारा जो ऊर्जा है ना, जो शक्ति है वो मिल रहा है, उससे आप लाइट, पंखा, एसी फेसी चला रहे हैं। समझ मेरी बात? यानी 100% में से कितना? आपका 25% कौन है? कौन है? तो जल शक्ति संयंत्र द्वारा सभी को ऊर्जा मिल रहा है, 25% को। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ये हुआ आपका जल शक्ति संयंत्र, इस तरीके से था। ठीक है, अब चलते कार्य। कार्य का मतलब ये कैसे काम करती है। जल शक्ति संयंत्र में तो बता दिया, बट इसको देख लो एक बार कि कार्य कैसे करती है। जैसे कि यहाँ पे एक फिगर पारा हुआ है, इसी फिगर को यहाँ पे समझाया गया है, देखिएगा। कार्य का मतलब ये जो इसका फंक्शन है, ये कैसे काम करेगा, आपका जल शक्ति संयंत्र कैसे काम करेगा। तो देखना कि जल जल विद्युत उत्पादन करने के लिए, जो जल है आपका पानी, विद्युत उत्पादन करने के लिए क्या किया जाता है? नदी पर ऊंचे बांध पानी के प्रवाह को रोकने के लिए बनाए जाते हैं। यानी नदी पर बांध बनाए जाते हैं, बहुत ऊंचे बांध बनाए जाते हैं ताकि नदी का पानी रुक सके। क्या सके? रुक सके। बहुत मजबूत, बहुत बड़ा बांध बनाया जाता है, बहुत लंबा। ठीक है, तो जल विद्युत शक्ति उत्पन्न करने के लिए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए नदी पर ऊंचे बांध पानी के प्रवाह को, यानी जो पानी जो बह रही है उसको रोकने के लिए बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं। ठीक है, और विशाल हौज में पानी जमा किया जाता है। विशाल हौज का मतलब, हौज का मतलब हौदा। हौदा जैसे घर में हौदा बनाते हैं ना पानी को रखने के लिए, तो उसी तरीके से देखिए ये आपका इस तरीके से बांध है, समझ रहे? इस तरीके से बांध है और ये आपका हौज ऐसे बनाया हुआ है। ठीक है, देखिए ये आपका बहुत बड़ा हौज, बात समझ में आ रही है ना? ये आपका ये सब हौज बनाया हुआ है यहाँ तक। ठीक है, ये सब ऐसे यहाँ पे हौज इस तरीके से बनाया हुआ, बहुत बड़ा हौज। और यहाँ से जो पानी आ रही है नदी से, इधर से पानी आ रही है, इस हौज, ये रास्ता है, ये जमीन है, क्या ये जमीन है? जमीन में इधर जितना है, और जब पानी का ऊंचाई है जहाँ तक, बहुत ऊंचा बनाया जाता है ताकि पानी ऊपर से ना पार हो जाए, बहुत ऊंचा बनाया जाता है। और पानी यहाँ तक सब इधर पूरा ऐसे जमा है, समझ में रहे? क्योंकि नदी आगे भी नदी है और नदी के बीचे बीच ही बनाया गया है। तो नदी नदी के ये साइड पानी को रोका हुआ है और इस साइड जाने नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे सब पानी इकट्ठा कर लिया गया है। समझ में रही बात? इस पानी को इकट्ठा कर लिया गया, इसको बोलते हैं हौज। ठीक है, तो विशाल हौज, और विशाल हौज में पानी जमा किया जाता है। इस प्रक्रिया में जो हम काम किया अभी तक, इस प्रक्रिया में बहते हुए पानी की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। समझ मेरी बात? जो बहते पानी का गतिज ऊर्जा है, जो बहते पानी का गतिज ऊर्जा है, जो बह रहा था पानी वो रुक गया, वो कौन सा ऊर्जा बन गया? स्थितिज ऊर्जा। जो पानी जो बह रहा था, आ रहा था, वो सब रुक कर क्या बन गया? स्थितिज ऊर्जा में बदल गया। ठीक है, क्या बन गया? स्थितिज ऊर्जा। यानी बहते हुए पानी की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। यानी जो पानी बह रही थी, मैंने डैम बनाया, वो डैम से टकराया और रुक गया सब पानी, तो क्या बन गया? स्थितिज ऊर्जा के रूप में बदल गई। अब जो स्थितिज ऊर्जा, जो पानी रुका हुआ है, क्या करेंगे? उस पानी को विद्युत जनित्र के टरबाइन तक पहुंचाया जाता है। यानी जो पानी अब मैंने रोक दिया, इस डैम से जो पानी गति में था सब रुक गया, यानी गतिज ऊर्जा कौन सा ऊर्जा में बदल गया? स्थितिज ऊर्जा में बदल गया। अब सारा पानी रुका हुआ है, आप क्या करेंगे? अब स्थितिज ऊर्जा है, क्योंकि अब पानी गतिज ऊर्जा से कौन सा ऊर्जा में बदल गया? स्थितिज ऊर्जा में, क्योंकि पानी रुक गया। ठीक है, अब क्या होता है कि इस हौज में यहाँ पे एक द्वार होता है जिसको बोलते हैं जल द्वार। जल द्वार को मशीन की मदद से
क्या होता है, खोला जाता है, यानी ऊपर उसका आ जाएगा, यानी ऊपर लिया जाएगा, इस हौज को द्वारा खोला जाएगा। सोचो कि इतना पानी मात्रा है, बहुत बड़ा मात्रा है, और यहाँ पे देखो कितना छोटा सा रास्ता है। आज इस रास्ता को बहुत सारा ऐसे रहेगा, मतलब बहुत सारा रास्ता, 3 10 को 15 20 को रास्ता रहेगा, और उस सब रास्ता में यहाँ पे टरबाइन लगा रहेगा और मोटर से जुड़ा रहेगा, जनरेटर से जुड़ा रहेगा। और यहाँ रास्ता खोलेंगे तो इस छेद द्वारा, इस रास्ता द्वारा पानी जाएगा, बहेगा यहाँ इस पंखवा पर, इसको बोलते हैं टरबाइन। यहाँ पे जाएगा और पंखवा को बहुत तेजी से नचाएगा, इतना तेजी से नचाएगा कि जो जनित्र है, जनित्र यानी फिर पावर देना चालू कर देगा, यानी लाइन बहना चालू कर देगा, लाइन देना चालू कर देगा। और ऐसा ऐसा आपका जो रास्ता बहुत रहेगा, बहुत सारा, मतलब वो डैम में बहुत सारा रास्ता रहेगा, समझ में, बहुत सारा रास्ता, उस रास्ता में जो पानी बहेगा वहां पे आपका ये टरबाइन लगा रहेगा। तो जो आपका बह रहा था पानी इकट्ठा कर लिया डैम के द्वारा, और डैम जो जिसमें पानी इकट्ठा हुआ वो स्थितिज ऊर्जा बन गया, और उसी फिर स्थितिज ऊर्जा को फिर पानी को बहुत तेजी से ऐसे एक रास्ता द्वारा ऐसे प्रवाहित किया जाएगा, और वो रास्ता में आपका टरबाइन लगा रहेगा, टरबाइन नचेगा। तो जब नचेगा तो आपका विद्युत जनित्र को जुड़ा हुआ विद्युत जनित्र क्या करेगा, पावर लाइन, यहाँ देखो पावर लाइन यहाँ से दोनों देना चालू करेगा, तो इसको बोलते हैं पावर स्टेशन। इसको बोलते हैं क्या, पावर स्टेशन। यहाँ जो जनित्र हो रहा है, यानी जनित्र मतलब जो जनरेटर, यहाँ से जो आपका लाइन बन रहा है, इसको बोलते हैं पावर स्टेशन। यहाँ से आपका लाइन चलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका फंक्शन था, काम करने का तरीका था। तो बहते हुए पानी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। उस पानी को विद्युत जनित्र के टरबाइन पर, टरबाइन तक पहुंचाया जाता है, और यह पानी टरबाइन को घुमाता है। यह पानी क्या करता है, टरबाइन को घुमाता है। अब क्या होता है, अब सोचो कि टरबाइन को घुमा रहे तो धीरे धीरे ये पानी तो खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे पानी जब बह रहा है तो खत्म हो जाएगा। लेकिन होता क्या कि बरसात के समय में इतना पानी होता है, इतना पानी होता है, इतना पानी होता है, इसको खत्म होते होते फिर बारिश होने लगता है। ठीक है, कभी कभी सूख भी जाता है, लेकिन लगातार पानी पड़ रहा है, यानी बरसात के समय में बहुत अच्छा से काम करता है, क्योंकि पानी पड़ रहा है, पानी बह रहा है, फिर पानी इकट्ठा हो जा रहा है, फिर पानी ऐसे। कभी कभी क्या होता है कि यही पानी को फिर मोटर द्वारा इधर ले आया जाता है। ठीक है, ऐसे से कभी 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 सिस्टम रहता है कि जो पानी इधर चला गया, फिर इसी पानी को फिर इधर वापस ऐसे ले आते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा सिस्टम रहता है। लेकिन अधिकतर वर्षा काल में, यानी जब वर्षा होती है, तब डैम को खोला जाता है ताकि पानी भरा रहे, और पानी इधर बहवो बहवो करे, तो फिर इधर पानी पड़ के इकट्ठा हो जाए। तो इस तरीके से ऐसा होता है। तो अब तो समझ लिया कि किस तरह से काम करता है। तो वर्षा काल में पानी फिर से भर जाते हैं, वर्षा काल में यानी वर्षा के समय में, बरसात के समय में पानी फिर से भर जाते हैं, और ये लगातार चलता रहता है, यानी आपका डैम लगातार चलता रहता है। ठीक है, जल विद्युत स्रोत ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय स्रोत मतलब जल विद्युत संयंत्र कभी खत्म नहीं हो सकता है। समझ, जैसे तापीय जो है, तापीय शक्ति संयंत्र, ये अनवीकरणीय है, ये अनवीकरणीय है। तापीय शक्ति संयंत्र एक दिन खत्म हो जाएगा, आपका ईंधन खत्म हो जाएगा, तो पानी कैसे गर्म करोगे, पानी गर्म नहीं करोगे, भाप नहीं बनेगा, तो तापीय शक्ति संयंत्र कैसे बनेगा। लेकिन ये इसमें तो आपका ईंधन लग भी नहीं कर रहा है। पानी वर्षा होगी, चलेगी, फिर वर्षा होगी, फिर चलेगी, फिर वर्षा होगी, फिर चलेगी, तो ये तो लगातार चलते रहेगा, आजीवन काल चलते रहेगा। लेकिन ये तो लिमिटेड है, आपका लिमिटेड यानी अनवीकरणीय है। आपका ईंधन खत्म, ताप बनना खत्म, आपका भाप बनना खत्म, भाई इसका अस्तित्व खत्म। लेकिन ये नवीकरणीय है, ये मतलब युगानुयुग चलते रहेगा। समझ मेरी बात, जब तक डैम सुरक्षित है, पानी पड़ रहा है, आपका मोटर वोटर सब ठीक है, चलता रहेगा, चलता रहेगा। बात समझ में रही। हाँ, ये हो सकता है कि जनरेटर खराब हो जाएगा, फिर अपना रिप्लेस करो, नया बैठाओ। तब ऐसे यही नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं कि अनवीकरणीय, मोटर खराब हो जाएगा तो अनवीकरणीय हो गया। मोटर से दिक्कत नहीं, ऊर्जा जो बन रहा है जो पानी से, ये नवीकरणीय है, ये कभी खत्म नहीं होगा। समझ मेरी बात है, लगातार कितना भी उपयोग कर लो, कितना भी उपयोग कर लो, खत्म नहीं होगा। लेकिन कोयला, जो आपका जीवाश्म ईंधन है, कोयला से जो आपका बन रहा है, उष्मा उष्मा से पानी गर्म हो रही है, कोयला एक दिन खत्म हो जाएगी, क्योंकि जल रही है, वेस्ट हो रही है। क्योंकि कोयला को बनने में ऐसे लग जाता है, करोड़ों करोड़ साल लग जाता है। समझ मेरी बात। लेकिन पानी खत्म होगा, फिर वर्षा चलेगी, फिर ऐसे भाप के द्वारा ऊपर जाएगी, फिर ऐसे पानी आ जाएगी। हर मौसम में ऐसे 4 4 महीना पर ऐसे मौसम बदलते रहता है, आती रहती है। तो इस तरीके से ये कभी खत्म नहीं होगा। इसको बोलते हैं जो कभी खत्म नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं नवीकरणीय। जो खत्म हो जाएगा उसको अनवीकरणीय बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फंक्शन था, इस तरह से आपका काम करता था। ठीक है, अब आता है कि जल विद्युत के लाभ। जब जल विद्युत का लाभ, समझ मेरी बात है, जल विद्युत का लाभ क्या है, और जल विद्युत की हानियां क्या है। समझ मेरी बात।
तापीय शक्ति संयंत्र का भी लाभ हानि लिख सकते हैं, आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तापीय शक्ति संयंत्र का लाभ क्या है, हानि क्या है, बात समझ में आ रही है, जो कि हम लास्ट में बताएंगे। बट अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं खुद, आपसे सोच सोच के। ठीक है, तापीय शक्ति संयंत्र का लाभ क्या है, समझ मेरी बात, लाभ क्या है, ये है कि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐसे हम उत्पन्न कर सकते हैं। इसमें ऐसे मतलब कि खर्चा भी कम होती है। और इसमें हानि है कि ये बहुत हानि ये है कि क्या बोलते हैं ये अनवीकरणीय है। और उसके साथ साथ ये प्रदूषण ऐसे मुक्त करती है, निकालती है। ये सब चीज़ ऐसे हानि लाभ में ये सब कर सकते हैं, बहुत सारा चीज़ें मैं बताऊंगा आगे। बट इसका समझ लेते हैं कि जल शक्ति संयंत्र का अ, लाभ क्या है, यानी जल विद्युत के लाभ। तो जल विद्युत के लाभ के बारे में जानते हैं, लाभ यानी बेनिफिट क्या है आपका इससे। तो क्या है, पहला में देखते हैं। पहला में ऊर्जा का यह स्रोत नवीकरणीय है। ऊर्जा का यह स्रोत नवीकरणीय मतलब ये ऊर्जा जो बन रहा है पानी से, जो बन रहा है ये कभी खत्म नहीं होगा, पानी कभी खत्म नहीं होगा, बनते रहेगा जब चाहोगे जब बनाओगे, वर्षा काल में। ठीक है, तो यह पहला में ऊर्जा का यह स्रोत नवीकरणीय है और प्रदूषण मुक्त है, यानी जल से प्रदूषण नहीं होता है। इसको ऊर्जा कितनों बार बनाओ प्रदूषण नहीं होगा, लेकिन आपका तापीय शक्ति संयंत्र में आप जो आपका ईंधन जला रहे हो उससे प्रदूषण हो रहा है, लेकिन इससे प्रदूषण नहीं होता है। तो ये एक फायदा है। ठीक है, ऊर्जा का ये नवीकरणीय स्रोत है, लेकिन ये कौन सा स्रोत है, अनवीकरणीय। उसके साथ प्रदूषण मुक्त है, ये प्रदूषण के साथ है, यानी प्रदूषण इसमें निकलता है, इसमें प्रदूषण नहीं निकलता है। तो आप ऐसे कर सकते हो। उसके बाद बी यानी दूसरा, अन्य प्रकार के शक्ति संयंत्रों की तुलना में विद्युत जल विद्युत उत्पादन की कीमत कम होती है। यानी कहने का मतलब जो जो पानी से जो विद्युत बन रहा है उसका जो कीमत होगा, उत्पादन की कीमत जो होगा बहुत कम होगा, खर्चा कम होगा, लेकिन इसमें ज़्यादा खर्चा होगा। ठीक है, इसमें आपका तापीय शक्ति संयंत्र में जो आपका ईंधन जल रहा है उसमें खर्चा ज़्यादा होगा, समझ रही बात, खर्चा ज़्यादा होगा। तो अन्य प्रकार के शक्ति संयंत्रों की तुलना में जल विद्युत उत्पादन की कीमत बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें पानी नेचुरल है, खरीदना नहीं पड़ रहा है, ऊपर से भगवान पर आ रहे हैं, अपना काम हो रहा है। बस ये हो सकता है कि आप डैम को मरम्मत करो, जनरेटर चेंज करो, ये सब का खर्चा हो सकता है। लेकिन सोचो कि यहाँ पे ईंधन नहीं रहेगा, तो ईंधन खरीदना पड़ेगा, दूसरों देश से, दूसरे राज्य से खरीदना पड़ेगा, तब जाके ये ऐसे होगा। हो सकता है कि मान लीजिए कि अपना देश में ईंधन नहीं दूसरे देश से मंगा रहे, और वो ईंधन ऐसे महंगा कर दिए, तो फिर ऐसे इसमें दिक्कत है। लेकिन ये पानी क्या होगा, कभी खत्म होगा नहीं, वर्षा फिर होगी, फिर चालू हो जाएगी। तो ये सब चीज़ है। तो अन्य प्रकार की शक्ति संयंत्र की तुलना में जल विद्युत उत्पादन की कीमत बहुत कम होती है। उसके बाद उसके बाद लेकिन ये भी है कि जल शक्ति संयंत्र पूरे, यानी मतलब आपका जैसे देश, अगर देश 100% है, देश में 100% है, तो 100% को ये लाइन नहीं दे पाएगा। बोला ना कि 100% पे कितना, एक भाग, यानी 25% को ही लाइन दे पाता है। ठीक है, यानी 25% को ही ये बिजली की आपूर्ति दे पाता है, लेकिन जो आपका 75% बच रहा है, 75%, 75% में आपका लगभग कहें, अगर लगभग कहें तो 60 से 65% आपका ये तापीय वाला है। समझ में आ रहा है, तापीय विद्युत शक्ति संयंत्र, तापीय शक्ति संयंत्र दे रहा है 60 से 65%। मान के चलिए, आप सब समझो ना भाई, मान के चलो अगर 60% भी, मान चलो 60% पे अगर दे रहा है, मैं बताऊंगा इसका डाटा है, लेकिन अभी मैं मतलब ऐसे बता रहा हूँ मोटा मोटी कि 60% भी कौन दे रहा है, तापीय शक्ति संयंत्र। ठीक है, ये सबसे ज्यादा पूरा कर रहा है, सबसे ज्यादा पूरा कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से, तो ये क्या हुआ कि अन्य प्रकार के शक्ति संयंत्रों की तुलना में जल विद्युत उत्पादन की कीमत बहुत कम होती है। उसके बाद तीसरा, जल विद्युत संयंत्रों के लिए बनाए गए बांध बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई के लिए भी सहायक होती है। यानी जल विद्युत संयंत्र के लिए बनाए गए बांध, यानी बांध से, यानी जल विद्युत के लिए बांध जो बनाएगा उससे तो बिजली मिल ही रहा है, प्लस में जो बाढ़ आता है वो सारा का सारा पानी रुक जाएगा, डैम से रुक जाएगा, तो बाढ़ पे नियंत्रण हो जाएगा। और अगर मान लीजिए सिंचाई करना है, खेत पटाना है,
तो फिर यही पानी जो रुका हुआ है पानी यानी डैम से रुका हुआ पानी, इस पानी से हम खेत भी पटा सकते हैं। तो बिजली भी मर रही है, बाढ़ नियंत्रण भी हो रही है और सिंचाई भी हो रही है। तो ये सब लाभ है यानी फायदे हैं। किसका? जल विद्युत जल विद्युत के लाभ है यानी फायदे हैं। अब चलते हैं जल विद्युत की हानियां, यानी जल विद्युत जो जल से विद्युत बना रहे हैं उसका हानियां क्या है यानी कमियां क्या है, क्या क्या नुकसान हो सकता है, बात समझ गए, क्या क्या नुकसान हो सकता है। चलिए इसको जान ही लेते हैं। अब होता ये है कि सिर्फ सीमित संख्या में ऐसे स्थानों पर, विशेषकर पहाड़ी भूभागों पर बांध बनाए जा सकते हैं। यानी ये जो है जल जल विद्युत संयंत्र जो है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, प्रदूषण मुक्त है, आसान है, कीमत कम लग रहा है। लेकिन हर जगह हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। जहाँ पे पहाड़ी है, जहाँ पे उच्च स्थान है, जहाँ पे पानी बह रही है, वहीं पे हम लगा सकते हैं। जहाँ पे नदियां हैं वहीं पे लगा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये जो है सिर्फ सीमित, सीमित का मतलब लिमिट है, सिर्फ लिमिट संख्या में यानी सीमित है, फिक्स फिक्स संख्या में। यानी कि अगर मान लीजिए कि 50 है तो 50 जगह ऐसा है कि आप लगा सकते हो, तो 50 आप बांध लगा सकते हो, 100 को नहीं लगा सकते हो, 1000 नहीं लगा सकते हो। जहाँ पे ऐसे ऐसे स्थान, ऐसे 50 स्थान है जहाँ पे बांध लगाया जा सकता है, तो 50 को बांध लगाओगे, लेकिन आप 100 नहीं लगाओगे। इसका मतलब सिर्फ सीमित संख्या में ऐसे स्थान पर, विशेषकर पहाड़ी भूभाग पर बांध बनाए जा सकते हैं। सीमित जगह है मतलब हर जगह नहीं बना सकते, यही एक खामियां है। ठीक है, कमियां है। उसके बाद बी में, बांध के कारण, जब हम बांध बनाते हैं तो क्या होता है कि कृषि योग्य भूमि और मानव निवास के बड़े क्षेत्रों को त्यागना पड़ता है। सोचो कि मान लीजिए कि एक ऐसे स्थान पे बांध बना रहे हैं, तो वहां पे बहुत सारा जमीन जो खेती होता था, उस खेती में क्या बन जाएगा, बांध बन जाएगा, तो उस जमीन पे खेती कैसे कर पाएंगे? तो उसमें नुकसान, यानी खेती जो हो रहा है उसमें नुकसान हो जाएगा, प्लस में वहाँ पे जितने लोग आसपास के रहने वाले हैं उनको घर छोड़ कर जाना पड़ता है, क्योंकि वो जो बांध बन गया और बांध के कारण, किसी कारण से बांध टूट जाए तो सब मर जाएंगे। तो वहाँ से, वहाँ के रहने वाले जो लिखा हुआ है मानव निवासी, वो उनको छोड़कर दूसरे स्थान पे बसना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? और जो कृषि योग्य जो भूमि है उसको फिर बांध बनाने के लिए देना पड़ता है, ताकि लो मेरा जमीन लो और बांध बनाओ। तो वहाँ जो कृषि हो रहा था, खेती हो रहा था, खेती अभी नहीं हुआ, और प्लस में आपका जो है ये जो वहाँ पे लोग रह रहे थे, बांध बन गया तो डर हमेशा बना रहेगा कि भला कभी बांध टूट जाएगा, हम सब लोग मर जाएंगे डूब के पानी में। तो उसको जमीन छोड़कर जाना पड़ता है, दूसरे स्थान पे घर बनाते हैं। तो ये सब हानियां हैं। बांध के कारण कृषि योग्य भूमि और मानव निवास के बड़े क्षेत्र को त्यागना, बड़े क्षेत्र मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र को त्यागना यानी छोड़ना पड़ता है। समझ में आ रहा है? बांध छोटा मोटा नहीं बनता है, बहुत बड़ा बनता है। समझ में आ रहा है? तीसरा में, तीसरा में है क्या लिखा हुआ है, जलमग्न वनस्पति ऑक्सी ऑक्सी शर्तों के अधीन सड़ती है। यानी जलमग्न जो वनस्पति है अनऑक्सी शर्तों के अधीन सड़ती है, और मीथेन गैस की बड़ी मात्रा उत्पन्न करती है। यानी बांध बनाने के कारण क्या होता है, वहाँ का जो ये है क्या बोलते हैं, वनस्पति है, वो क्या होती है, सड़ने लगती है, मतलब दिक्कत होता है, परेशानी होता है। उसके साथ साथ जो है बड़े गैस में जब सड़ने के कारण क्या होता है, बड़े गैस में मीथेन, अभी हम बताएंगे इसमें मीथेन है कैसे बनता है। ठीक है, यानी जो आपका ये है पेड़ पौधा ये सब सड़ने लगता है तो मीथेन गैस बनता है। समझ मेरी बात? पेड़ पौधा क्या होता है कि सड़ने लगता है, जैसे जो बांध बनाए तो वहां पे जितने पेड़ पौधा था आपने सब काटा, पेड़ पौधा काटा तो करोगे क्या, पेड़ पौधा काटने के बाद साइड रखोगे तो वो पेड़ पौधा सड़ने लगेगा। सड़ने के कारण क्या होता है, वहां पे मीथेन गैस बनता है जो बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, मीथेन गैस बड़ी मात्रा में उत्पन्न करती है। मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, हम बताए थे ग्रीन हाउस गैस क्या होता है। ग्रीन है, सॉरी, ग्रीन है क्या लिखा हुआ भाई, ग्रीन हाउस। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस जो है वो क्या करती है, मीथेन में क्या है, कार्बन है। मीथेन में क्या होता है, कार्बन होता है, और ग्रीन हाउस गैस जो होता है वो कार्बन ही होता है। कार्बन क्या करती है, मैं बताया था कि कार्बन क्या करती है, कार्बन का एक लेयर बन जाता है जो जमीन से जो गर्मी है वो बाहर नहीं निकल पाती, उस लेयर से बाहर नहीं निकल पाती है, बहुत धीरे धीरे निकलती है, जिसके कारण आसपास जो वातावरण में गर्मी बनी रहती है और घुटन महसूस होती है। तो इस तरीके से मीथेन गैस जो क्या है, ग्रीन हाउस
गैस है। अगर ऑब्जेक्टिव में आता है कि मीथेन गैस कौन सा गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। ग्रीन हाउस, ये बता दी ग्रीन हाउस है क्या, तो ये कार्बन का एक ऐसा लेयर है, कार्बन का एक ऐसा लेयर है जो जो आपका जो धरती से जो गर्मी है, हीट है, वो उस परत से बाहर नहीं जाने देती है, यानी बहुत जाने भी देती है तो बहुत समय लगती है, जिसके कारण आसपास वातावरण में बहुत गर्मी महसूस होती है, और ज़्यादा गर्मी रहने के कारण वहाँ की आसपास की खेती भी कम होती है, ठीक है। ज़्यादा गर्मी होने के कारण आसपास में खेती भी कम होगी, तो बहुत नुकसान करेगा, समझ में रहा, समझ में रही बात। तो ग्रीन हाउस यानी मीथेन क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, तो इस तरीके से ये हानियाँ था, इस तरीके से क्या था, हानि था, समझ में रहा है। अब चलते हैं जैव द्रव्यमान क्या है, ठीक है। जैव द्रव्यमान क्या है, इसके बारे में चलते हैं, चर्चा करते हैं। जैव द्रव्यमान, द्रव्यमान, ठीक है, जैव द्रव्यमान क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो जैव द्रव्यमान क्या है, तो पेड़ पौधे और पशु उत्पाद, ठीक है। पेड़ पौधे यानी जैसे लकड़ी, सूखा लकड़ी, पशु उत्पाद का मतलब पशु का उत्पाद जो ऐसे मल मूत्र, ठीक है, पशु का उत्पाद जो मल मूत्र हो गया, पेड़ पौधे या और पशु उत्पाद, ठीक है। पेड़ पौधे से क्या मिलता है, लकड़ी मिलता है, सूखा लकड़ी मिलता है, पशु उत्पाद से क्या मिलता है, मल मूत्र से क्या मिलता है, गोईठा, गोईठा यानी गोबर से हम गोईठा बनाते हैं। तो जब लकड़ी या गोईठा को जलाते हैं, यानी पेड़ पौधा और पशु उत्पाद ईंधनों के स्रोत को जैव द्रव्यमान कहा जाता है। यानी पेड़ पौधे से जो लकड़ी मिल रहा है, लकड़ी से ईंधन मिलता है, लकड़ी क्या ईंधन है। पशु उत्पाद यानी पशु से क्या मिलता है, गोबर मिलता है, गोबर क्या है हमारे लिए, गोबर से क्या बनाते हैं हम, देखते हैं गाँव में क्या बनाते हैं, गोबर से गोईठा बनाते थे, गोईठा क्या है, ईंधन का स्रोत है। यानी पेड़ पौधा पशु के उत्पाद से जो ईंधन मिल रहा है, यानी ईंधन के स्रोत को क्या बोलते हैं, जैव द्रव्यमान कहा जाता है। जैव द्रव्यमान क्या है, जैव द्रव्यमान क्या है, तो एक ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत, जैसे पेड़ पौधा से हमें लकड़ी मिला, लकड़ी से हमें ऊर्जा मिलता है, तो जलाते तो ऊर्जा मिलता है, ठीक है। पशु का उत्पाद, पशु जैसे जो मल मूत्र है, जैसे गोबर हो गया, गोबर से हम गोईठा बनाते हैं, गोईठा को जलाते हैं, खाना बनाते हैं, तो उष्मा से जो हमें क्या बना, खाना बना, ये सब ईंधन का स्रोत है, समझ मेरी बात, तो उसी को बोलते हैं जैव द्रव्यमान, ठीक है। आगे चलते हैं, लकड़ी, अब क्या होता है ध्यान देना, अब होता ये है कि लकड़ी को हम जलाएंगे तो बहुत कम ऊष्मा मिलेगी, साथ साथ लकड़ी को जलाते समय धुआं भी बहुत ज़्यादा निकलती है, जिसके कारण वातावरण में वायु प्रदूषण होता है। अब क्या होता है कि लकड़ी से कम हमें ये मिल रही है, ऊष्मा मिल रही है, तो क्या होता है कि लकड़ी जो जलने के बाद, लकड़ी जलने के बाद जो अवशेष के रूप में चारकोल बच जाता है, चारकोल का मतलब कोयला के रूप में नहीं बच जाता है आपका, लकड़ी जलाने के बाद छोटा छोटा मतलब से टुकड़ा, मतलब काला काला बच जाता है, ठीक है। फिर अब उसको जलाएंगे ना तो वो बहुत ऊष्मा निकलेगा, बात समझो। लकड़ी के जलाएं, लकड़ी के जलाएं तो कम ऊष्मा देगा, प्लस में धुआं भी देगा। लेकिन लकड़ी के जलाने के बाद जो आपका जलावन जो बच जाता है, जला हुआ जो बच जाता है, जो कोयला के टाइप के, मतलब कोयला टाइप के, उसको बोलते हैं चारकोल बच जाता है, ठीक है, जिसको आप बरसात के समय में मकई पकाने में उपयोग करते हैं, समझ रहा है। कोयला, कोयला नहीं होता है, कोयला के जैसा ही ऐसे थोड़ा थोड़ा टुकड़ा है, मतलब ऐसे बच जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं चारकोल, ठीक है, चारकोल, समझ मेरी बात, चारकोल। अब चारकोल को जलाएंगे तो वो ज़्यादा ऊष्मा निकालेगी और धुआं भी कम निकालेगी, तो उससे ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि लकड़ी जलाने के बाद जो अवशेष के रूप में चारकोल बच जाता है, उसको जलाने पर अधिक ऊष्मा निकालती है। लकड़ी की अपेक्षा चारकोल ज़्यादा ऊष्मा निकालेगी, ज़्यादा ऊष्मा निकालेगी, समझ मेरी बात। लकड़ी लाएं, समझे, लकड़ी क्या है, एक जैव द्रव्यमान है, लकड़ी क्या है, एक जैव द्रव्यमान है, ठीक है, लकड़ी क्या है, जैव द्रव्यमान है। लकड़ी को जलाएं, लकड़ी को क्या किए, 1 मिनट, लकड़ी को जलाएं तो क्या मिलता है हमें, आग मिलती है, आग मिलती है यानी उष्मा मिलती है, उसके बाद धुआं, बहुत धुआं निकलता है, ठीक है। लकड़ी जलाने के बाद जो बच जाती है ना, लकड़ी के साथ जो काला काला जो बच जाएगा ना वो आपका, वो उसको बोलते हैं चारकोल, क्या बोलते हैं, चारकोल, समझ मेरी बात, चारकोल। अब उस चारकोल को जलाएंगे तो लकड़ी की अपेक्षा उस चारकोल जो है बहुत ज्यादा ऐसे उष्मा देगी, क्या देगी, बहुत ज्यादा उष्मा देगी, समझ मेरी बात, और वो कम धुआं देगी। तो उस चारकोल को उपयोग किया जाता है, बात समझ रहे हो? उस चारकोल का उपयोग किया जाता है। जैसे मैं कहूँ जो आपका कोयला है, कोयला कैसे बना, बड़े बड़े विशाल विशाल पेड़ से, विशाल विशाल पेड़ जो था वो जमीन के अंदर दब गया, करोड़ों साल ऐसे उसको अंदर दबा रहा, धरती के अंदर उसको मतलब गर्मी ऐसे महसूस हुआ, हीट मिला,
वो क्या हुआ, चारकोल यानी कोयला में बन गया। कोयला चारकोल में अंतर है, मतलब कोयला बन गया। अब उसको जलाते हैं तो बहुत उष्मा देती है। उसी तरीके से लकड़ी जलाने के बाद जो अवशेष बच जाता है उसको बोलते हैं चारकोल। अब चारकोलवा को जलाइएगा तो बहुत उष्मा देगा, ठीक है, बहुत उष्मा देगा, धुआं भी कम निकलेगा, तो उसको जलाने पर अधिक उष्मा निकलती है। उसी प्रकार से क्या होता है कि पशु का उत्पाद जो होता है, जैसे गोबर, गोबर से हम गोईठा बनाए, ठीक है, गोबर से हम क्या बनाए, गोईठा बनाए, लेकिन गोईठा बहुत कम उष्मा देगा। गोईठा क्या देगा, कम उष्मा देगा। लेकिन गोबर को गोईठा मत बनाओ, गोबर से गोबर गैस बनाओ, ठीक है, गोबर गैस, और उस गोबर गैस में मीथेन गैस निकलता है, उसको फिर जलाओगे तो भैया बहुत उष्मा देगा। बात समझ में आ रही है? अब देखना क्या हो रहा है, आपने लकड़ी से क्या किया, लकड़ी को जलाया तो कम उष्मा निकाला, और उसके साथ साथ धुआं भी बहुत निकाला। अब क्या हुआ कि लकड़ी को जला दिए, लकड़ी को जला दिए। अब जलाने के बाद जो लकड़ी का अवशेष बच गया, अवशेष जिसको बोलते हैं चारकोल, चारकोलवा को जलाइएगा ना, तब ज्यादा उष्मा निकालेगा, प्लस में धुआं भी कम निकालेगा। तो हुआ कि नहीं, आप लकड़ी को भी जला लिए, खाना बन गया, उष्मा निकाला, कुछ भी आपकी बन गया, प्लस में जो आपका जो बचा हुआ चारकोल है, अवशेष जो बच गया चारकोल है, फिर उसको जलाओगे तो बहुत ज़्यादा उष्मा देगी। अक्सर लेडीज़ लोग, गांव के लेडीज़ लोग उसको पैक करके रख लेते हैं, मतलब एक प्लास्टिक में या फिर कुछ में, ताकि बरसात में जब बरसाते के समय में ना ऐसे होता है, आपका मक्का मक्का होता है, मक्का को पकाने में मददगार होता है, ठीक है, मक्का को ज़्यादा पकाते हैं उससे, तो बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे होंकते रहते हैं, वो लहरते रहता है, ठीक है, लहरते रहता है, तो सोचो वो कितना उष्मा दे रहा है, बहुत देरी तक जलेगा, उसको बोलते हैं चारकोल, ठीक है। तो उसी तरीके से इसको भी ऐसे चारकोल से भी ऐसे बड़ी मात्रा में ऐसे आपका ऊर्जा बना सकते हैं, ठीक है, ये सब चीज़। अब जो हुआ कि पशु का उत्पाद जो मतलब जो आपका मल मूत्र हुआ, जैसे गाय है, गाय से जो गोबर है, गोबर से हम गोईठा बनाते हैं, गोईठा से फिर हम क्या बोलते हैं, खाना बनाते हैं। तो वो क्या हुआ, गोईठा को जलाए तो उष्मा निकाला, उष्मा से वो आपका खाना पक गया। लेकिन बोल रहा है कि भाई गोईठा से ज़्यादा उष्मा नहीं निकल पाएगा, लेकिन गोईठा मत बनाओ, गोबर को गोबर गैस बना दो, गोबर से गोबर गैस बना दो, और गोबर गैस से बड़ी मात्रा में क्या निकलेगा, आपका मीथेन गैस निकलेगा, और वो मीथेन गैस को फिर जलाओगे ना तो बहुत उष्मा निकालेगी, बहुत उष्मा निकालेगी। समझ में आ रही बात? तो इसी तरीके से ये देखो यहाँ पे है, समझ में आ गया ना, यहाँ पे आपका हो गया ना कि जलाने पर बहुत अधिक उष्मा देती है। अब यहाँ पे देखना, गोबर को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, गोबर को, गोबर समझ में आ रहा है ना, गोबर को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, यानी अनुपस्थिति का मतलब जैसे आप स्कूल में बोलते हो कि रोल नंबर 1 प्रेजेंट मैम, या फिर प्रेजेंट सर, या फिर उपस्थित सर, या फिर ना बोलते हैं आ, क्या बोलते हैं, हाँ ये भी बोलते हैं प्रेजेंट सर, या फिर उपस्थिति सर, मैं मतलब मैं उपस्थित हूँ, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है अनुपस्थिति, मतलब कि उसके ना होने पर, यानी ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ऑक्सीजन उसके साथ नहीं होना चाहिए, यानी गोबर के साथ ऑक्सीजन नहीं हो। समझ मेरी बात, गोबर के साथ ऑक्सीजन नहीं हो, इसलिए बोल रहा है गोबर को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटित किए जाते हैं तो बायोगैस मिलते हैं, जिसे सामान्यतः गोबर गैस कहते हैं। यानी ऑक्सीजन, यानी गोबर को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी गोबर को हम ऑक्सीजन नहीं देंगे, ऑक्सीजन हटा देंगे, यानी गोबर को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब विघटित किया जाता है, यानी क्रिया कराया जाता है, समझ, विघटित किया जाता है, तो भैया वो गोबर गैस यानी बायोगैस निकालती है, जिसको समानता नाम क्या है, गोबर गैस। और वो बायोगैस में कौन सा गैस होता है, मीथेन गैस होता है, जो कि बायोगैस संयंत्र हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, कितना समझ में आ गया? तो जैव द्रव्यमान कौन कौन है, पेड़ पौधा, पशु के उत्पाद, ये सब क्या है, जैव द्रव्य है। इससे भी हम इससे भी पेड़ पौधे यानी लकड़ी से, पेड़ पौधे से क्या मिलता है, लकड़ी, जैव पशु उत्पाद से क्या मिलता है, जैसे गोबर मिले, गोबर से गोईठा मिल गया, तो इससे भी हम क्या निकालते हैं, उष्मा बनता है, उष्मा निकलता है। समझ मेरी बात? चलिए, पूछेगा कि लकड़ी से ज्यादा उष्मा निकलती है कि लकड़ी के चारकोल से, तो क्या बोलेंगे, लकड़ी की चारकोल से। बात समझ मेरी? चलिए, हाँ ये पूछेगा कि गोबर के गोईठा से ज़्यादा उष्मा निकलती है कि गोबर से जो मीथेन बायोगैस बनाया, और बायोगैस में जो मीथेन गैस है उससे, यानी गोईठा से आपका ज़्यादा उष्मा निकलेगा कि मीथेन गैस से, तो क्या बोलेंगे, मीथेन गैस से। गोईठा भी गोबर से बन रहा है, मीथेन गैस जो आपका है बायोगैस की से गोबर से बन रहा है, ठीक है। लकड़ी से भी उष्मा निकल रहा है, चारकोल से भी, तो चारकोल किससे बना, लकड़ी से बना,
तो लेकिन लकड़ी से जो चारकोल बना, जलने के बाद जो बचा फिर उसको जलाएंगे तो वो ज़्यादा उसमें निकलेगी। बात इतना समझिएगा, ठीक है, फोकस करिए तब समझिएगा। अब क्या है कि बायोगैस संयंत्र क्या है इसके बारे में जानेंगे, इतना ही नहीं थोड़ा सा और है जिसको मिटा के हम लिखेंगे, ठीक है। बायोगैस संयंत्र है क्या, बात समझ में आ रही है। तो बायोगैस संयंत्र क्या है, इसको थोड़ा सा जानने के लिए पहले इसको पहले मिटा लेते हैं, उसके बाद पूरा लिख लेते हैं, तब उसको समझाते हैं। चलिए, चलिए बच्चों, अब इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है, बायोगैस क्या है, बायोगैस संयंत्र क्या है। जैसे कि मैंने बताया कि बायोगैस कैसे बनता है, तो गोबर से बनता है। गोबर को क्या किया जाता है, गोबर और पानी को मिलाकर गारा बनाया जाता है। और ये गारा एक पाचित्र में यानी इस तरीके से रहता है, मतलब कि बनाया हुआ ईंट का। और इस तरीके से इसमें डाला जाता है और इसमें ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए और इसमें सूक्ष्म जीव होते, विषाणु, सूक्ष्म जीव विषाणु होते, जो क्या करता है कि ये गारा को ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में विघटित करता है। विघटित करने के साथ साथ क्या होता है, जब विघटित करता है तो इसमें से बहुत सारे गैस निकलते हैं, जैसा कि मीथेन गैस निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है, उसके साथ साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। समझ मेरी बात। ये बहुत सारे इसमें से गैस निकलता है, जो मेन पर्पस इसमें जो होता है मीथेन गैस, यानी इसमें 75% तक आपका मीथेन गैस निकलता है। फिर उस मीथेन गैस को एक जामा, एक स्टोर में ऐसे रख लिया जाता है, फिर उस मीथेन गैस को फिर भर भर के मतलब अलग अलग मतलब क्षेत्र में ऐसे उपयोग ऐसे करते हैं। चलिए जानते हैं कि बायोगैस संयंत्र कैसे काम करता है। चलिए, बायोगैस संयंत्र, बायोगैस किससे तो बताया आपकी, गोबर, गोबर से बन रहा है, ठीक है। ये क्या है, तो पशु उत्पाद है, ठीक है। जो पशु जो अपना शरीर से जो निकाल रही है गंदगी, उससे बनता है, यानी गोबर, गोबर से आपका ये बायोगैस बन रहा है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं यह संयंत्र, पहले सबसे पहले इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए जो इधर लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए, यह संयंत्र क्या होता है, यह संयंत्र यानी ये जो लगा हुआ है, ईंटों, ईंट मतलब जो ईंट होता है ना, ईंटों से बना एक बंद रूप संरचना है। यानी एक गुहा टाइप का, मतलब एक रास्ता टाइप का, इस तरीके से बंद है, देखो यहाँ से इधर गया, इधर इधर सब कुछ, समझ में रहा। गुबंद रूप से संरचना है, इस तरीके से रचा हुआ है। किसका बना हुआ, तो ईंटों का बना हुआ है, ठीक है। इस तरीके से बनाया जाता है कि इसमें ऑक्सीजन ना जा पाए, ठीक है। यह संयंत्र ईंटों से बना एक गुबंद रूप से संरचना है, रूप संरचना है। गोबर और पानी का गारा, गोबर और पानी का गारा का मतलब गारा यानी गोबर है। अरे होली अभी आया था ना, होली, होली में क्या किया था, गोबर लिए थे और गोबर में पानी मिलाए थे, गोबर में प्लस में पानी, और वो पानी, गोबर पानी को गोबर पानी खेल रहे भाई, मार रहे, छीट रहे, समझ में आ रही बात। तो गोबर पानी इसको बोलते हैं, गोबर पानी को मिक्स करके, मतलब गाढ़ा टाइप के, गाढ़ा, गाढ़ा नाम सुनो ना तुम, गाढ़ा होना चाहिए, उसको बोलते हैं गारा, ठीक है। गोबर पानी को ऐसा मिलाओ ताकि एकदम पतला ना हो, एकदम गाढ़ा हो, ठीक है। क्या करते हैं कि गोबर जो होता है, गोबर से और पानी मिला के घर को निपते हैं, ठीक है। कहा जाता है कि शुद्ध माना जाता है, ये सब गोबर जो है बहुत शुद्ध चीज़ है, ठीक है। समझ मेरी बात, इसको हम अगना निपते हैं, घर निपते हैं, समझ मेरी बात, जहाँ पे पूजा पाठ होता है वहाँ पे ऐसे निपते हैं, सिर्फ गोबर से, ताकि वो सब शुद्ध हो जाए, ऐसे माना जाता है, ठीक है। और लोग करते भी है, विश्वास भी है, सब लोग करते हैं। तो वो जो है, जो निप रहे हैं, वो तो पतला पानी दे रहे हैं, लेकिन गाढ़ा का मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, उसी को बोलते हैं गाढ़ा। यानी पानी और गोबर को मिलाकर इस पात्रिका में डाला जाता है। गोबर और पानी का गारा, मिश्रण टंकी मतलब जहाँ पे पानी और गोबर को मिलाया जाता है, वहाँ पे मिश्रण टंकी में गोबर और पानी डाला जाता है ताकि गारा बने, ठीक है। गोबर और पानी का गारा मिश्र टंकी में बनाया जाता है, यानी एक टंकी होता है, टंकी मतलब बहुत सा बड़ा टंकी होता है, उसमें मशीन लगा रहता है, उसमें गोबर और बहुत बड़ा मात्रा में गोबर, बहुत बड़े मात्रा में गोबर और पानी डालते हैं, और वहाँ मशीन को चलाया जाता है और वो क्या करता है, घोल देता है। हाथ से नहीं घोल पाओगे ना, क्योंकि बहुत बड़ा रहता है, उसमें मशीन लगाया जाता है। मशीन क्या करता है, ऐसे जैसे नाम सुने हो ना, जैसे मसाला बनाने वाला, जैसे घर बनता है तो मसाला बनाने वाला एक मशीन आता है, जिसमें छड़ी डालते हैं, सीमेंट डालते हैं, बालू डालते हैं, पानी डालते हैं, वो मशीन चला देते हैं, घोल देता है। उसी तरीके से बहुत बड़ा मशीन रहता है, जिसमें से गोबर और पानी डाल जाता है, और मशीन मिक्सर मशीन क्या करता है, मिक्स कर देता है, ठीक है। मिक्सर मिक्स करने के बाद क्या बन जाता है, गारा।
ठीक है, गारा बन जाता है। समझ मेरी बात? जहाँ से यह पात्रिका पात्री जहाँ से यह पाचित्र पाचित्र मतलब इसको क्या बोलते हैं, पूरा जो टंकी है इस तरह के पाचित्र बोलते हैं। जहाँ से जहाँ से यह पाचित्र में पहुँचाया जाता है, यानी वो जो मिक्सर मशीन है, मिक्सर मशीन यहाँ पे लगा रहता है, और जो ये गारा है, देखो गारा यहाँ से, यानी ये जो मुंह बना हुआ है यहाँ पे देखो, यहाँ से ये मुंह बना हुआ है, यहाँ से डाला जाता है, ताकि ये पूरा में क्या भर जाए, पूरा में भर जाए। यहाँ पे दो ऐसे लगा हुआ है रड, टंकी, ठीक है, रड डाला हुआ है। यहाँ से देखो इधर जा रहा है, यहाँ से इधर भी जा रहा है, पूरे में क्या हो जाए, ये सब भर जाए। आपका गारा जो है गोबर का जो बना हुआ गारा पूरे में भर जाए, यहाँ पे मिक्स करके, यहाँ पे मिक्सर मशीन लगा हुआ है, यहाँ पे मिक्स करके फिर उगारा को यहाँ पे डाल दिया जाता है। चलिए, पहुंचाया जाता है। पाचित्र एक ऐसा बंद कोष्ठ है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता है। इसमें ऐसा इस तरीके से बनाया जाता है जिसमें से सारा ऑक्सीजन निकाल लिया जाता है, मतलब हटा दिया जाता है, ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता है। अनॉक्सी 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 का मतलब ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में। अनॉक्सी सूक्ष्म जीवाणुओं जिन्हें ऑक्सीजन ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे जीवाणु ऐसे जीवाणु मतलब ऐसे जीवाणु, छोटे छोटे जीव जिसकी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, वो क्या करता है, उस में मौजूद गारा में डाला जाता है, और वो गारा को क्या करता है, विघटित कर देता है। वो जो सूक्ष्म जीव है विघटित कर देता है। समझ में रहता है, आ रहा है ना? यानी जो इसमें जो पाचित्र में जो गारा डाला गया है यहाँ से मिक्सर टंकी से, और इसमें ऑक्सीजन नहीं है, और बोल रहा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब ऐसे सूक्ष्म जीवाणुओं जिसका ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है, मतलब हम लोग सांस लेते कैसे, ऑक्सीजन से, लेकिन ऐसे जीवाणु जिसको वो ऑक्सीजन नहीं लेता है, वो ऐसे जीवित रहता है, ठीक है। तो उस जीवाणुओं को क्या कहते हैं, जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, गोबर गारा को जटिल यौगिक को विघटित कर देता है। यानी जो गारा में जटिल चीज है, गारा में जटिल यौगिक है, उसको क्या करता है, तोड़ तोड़ के विघटित कर देता है, यानी गैस टाइप के मतलब से बना देता है। समझ में आ रही बात? गैस टाइप के बना देता है, यानी विघटित कर देता है। वो कौन सा, अगर पूछेगा कि गारा में उपस्थित जटिल यौगिक को विघटित कौन करता है, तो क्या बोलोगे, अनॉक्सी सूक्ष्म जीवाणु। अनॉक्सी सूक्ष्म जीवाणु, यानी गारा में, यानी गोबर जो बना हुआ गारा, गारा में जो जटिल यौगिक है, मजबूत यौगिक है, उसका विघटित यानी तोड़ना, तोड़ कौन करता है, गैस के रूप में कौन बदलता है, कौन बदलता है, तो अनॉक्सी सूक्ष्म जीवाणु, जिसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही बात? और जो आपका मीथेन गैस बनाया जाता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनाया जाता है। बात समझ में आ रही? चलो, तो इस तरीके से विघटित किए कर दिया। मैंने क्या बनाया, एक ऐसे सॉरी लीटा बोल रहे, ईटा से ऐसे पाचित्र बना दिया। उसमें आपका मिक्सर द्वारा गोबर और पानी का मिक्स करके इसमें डाल दिए, और ऑक्सीजन को अनुपस्थिति में डाल दिए। फिर इसमें जीवाणु डाल दिए जो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। वो क्या किया, इसमें जो गारा में जो आपका जटिल यौगिक था उसको तोड़ कर, यानी विघटित करके गैस टाइप के बना दिया। और उस गैस को इस दो दो पाइप द्वारा, ऐसे देखो यहाँ गैस निकलना, इसके द्वारा, इस पाइप के द्वारा यहाँ पे गैस, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ गैस टंकी, यानी यहाँ पे आपका जमा हो जाता है पूरा गैस। यहाँ पे क्या होता है, जमा हो जाता है, और इस गैस टंकी द्वारा फिर एक ये लगा कर, यहाँ पे से पाइप लगा के गैस निकास, यानी देखिए गैस निकल रहा है। यहाँ पे क्या है, मिट्टी, यहाँ पे मिट्टी डाला जाता है, इसमें से गारा डाला गया है, यहाँ पे मिट्टी है, यहाँ पे गैस टंकी है, फिर यहाँ पे मिट्टी है, यहाँ पे खाद है। खाद का मतलब जो आपका जो गोबर बच गया, गोबर जो बच जाता है, उसको निकाल कर यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है, मशीन से भी निकाल के। ये जो खाद जो आपका गोबर जो बच गया, जो मतलब गैस निकलने के बाद, सब गैस निकल गया, गैस निकलने के बाद जो बच जाएगा, कुछ समय बाद इस जो बचा हुआ गोबर को यानी गारा को निकाल कर खाद बना देते हैं, ठीक है, खाद का निष्कास निकला हुआ है, यहाँ पे खाद बनाते हैं। और वो खाद बहुत अच्छा खाद होता है, बहुत अच्छा खाद, ठीक है, गोबर से बना हुआ खाद बहुत अच्छा खाद होता है, उसको आप खेत में उपयोग करते हैं, ठीक है। इस तरीके से था। थोड़ा सा आगे चलते हैं। आप क्या विघटित कर दिया, यानी जो आपका अनॉक्सी सूक्ष्म जीवाणु क्या किया, आपका गारा में जटिल यौगिक को विघटित करता है। करने के बाद जिसके फलस्वरूप, विघटित करने के बाद फलस्वरूप मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैसों की उत्पत्ति उत्पत्ति होती है। मतलब विघटित करने के बाद वो जो जीवाणु है क्या किया, विघटित किया, तो क्या किया, मीथेन निकला, मीथेन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकला, उसके बाद हाइड्रोजन जैसे गैस निकला, उत्पत्ति हुआ, ये निकला। यही सब गैस को क्या किया जाएगा, उस गैस टंकी में, इस गैस टंकी में भर लिया जाएगा।
आप फिर गैस टंकी से निकाल कर मीथेन को अलग किया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग किया जाएगा, हाइड्रोजन को अलग किया जाएगा, ठीक है। बाकी अपना वो काम धंधा अलग है, हाइड्रोजन को अलग करना, कार्बन डाइऑक्साइड का अलग करना, मीथेन का अलग करना, ठीक है। ये सब उत्पत्ति हुआ। पूछेगा कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन कैसे उत्पत्ति हो रहा है, तो कौन सा, अनॉक्सिस उसमें जीवाणु के कारण, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बायोगैस में, बायोगैस, ये जो जो गैस निकला, बायोगैस, बायोगैस में जो निकला 75% तक मीथेन रहता है। ये जो मीथेन 75% तक क्या रहता है, मीथेन गैस रहता है, जो एक उत्तम ईंधन है, उत्तम का बहुत अच्छा ईंधन है। क्या है, मीथेन जो है बहुत अच्छा ईंधन है। उसके बाद उत्तम ईंधन है बचा हुआ गारा, बचा हुआ गारा जो बताया, बचा हुआ जो आपका गोबर था, जो गोबर से बना गारा था, बचा हुआ गारा नियमित समय, नियमित का मतलब कुछ समय बाद, यानी समय अंतराल तक हटाया जाता है। यानी उससे जब पूरा गैस निकल जाता है तो फिर अब उसको रख के कोई फायदा नहीं है, फिर उसको निकाल कर फिर नया गारा डाला जाता है। समझ मेरी बात। जो गैस निकल गया, गैस निकलने के बाद गैस इकट्ठा कर लिया गया, उसके बाद जो गारा बचा वो खाद के रूप में उपयोग कर लिए, फिर से यहाँ पे मिक्स करके नया गोबर और नया पानी डाल कर फिर से यहाँ पे डाला जाएगा, फिर उसी तरीके से गैस निकाला जाएगा, फिर जो बच जाएगा फिर निकाल देंगे, खाद बन जाएगा, फिर ऐसे गोबर डाला जाएगा। इस तरीके से काम चलते रहेगा। तो मीथेन जो है उत्तम ईंधन है, और बचा हुआ गारा नियमित समय अंतराल तक हटाया जाता है। इसका उपयोग उत्तम खाद के रूप में होता है। उत्तम खाद मतलब बहुत अच्छा खाद, ठीक है, बहुत अच्छा खाद के रूप में जो हम खेत में उपयोग करते हैं, जिससे फसल अच्छा आता है। बात समझ में आ रही है। चलिए इतना तो हो गया। आप इस तरीके से बायोगैस संयंत्र समझ गया कि बायोगैस संयंत्र कैसे काम करता है, किस तरीके से, ठीक है। इसलिए बायोगैस में अनॉक्सिस, उसमें जीवाणु होना बहुत ज़रूरी है, नहीं होगा तो कोई काम नहीं बनेगा, ठीक है। ये होना ज़रूरी है। चलिए अब चलते हैं कि बायोगैस यंत्र के लाभ, मतलब फ़ायदे क्या क्या हैं। तो फ़ायदे क्या हैं, चलिए जानते हैं। बायोगैस संयंत्र के लाभ, फ़ायदे क्या है। तो पहला में देखिएगा, बायोगैस संयंत्र सस्ता होता है। सस्ता नहीं है, गोबर जो है आपका, जो गाय है, भैंस है, उसका गोबर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो फ्री में मिल जा रहा है, या फिर खरीद के भी ला सकते हैं तो सस्ता में मिल जाएगा। उसके बाद मशीन वशीन लगा के अपना आप निकाल लिया, बहुत सस्ता में हो जाएगा, ठीक है, बहुत सस्ता में हो जाएगा। तो बायो गैस यंत्र सस्ता होता है। उसके साथ साथ दूसरा में, बायोगैस चलाने में यह संयंत्र सुविधाजनक पदार्थ होते हैं। यानी बायोगैस चलाने में यह संयंत्र, बायोगैस चलाने में यह संयंत्र सुविधाजनक पदार्थ होते हैं। यानी कहने का मतलब जो गोबर है, यानी बायोगैस चलाने में जो ये जो यंत्र है बहुत सुविधा है, मतलब बहुत आरामदायक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। बस सुन रही है। तो बायोगैस चलाने में यह संयंत्र, यानी जो ये लगा हुआ है, सुविधाजनक पदार्थ है, ठीक है। उसके बाद बायोगैस सर्वत्र आसानी से बनाया जा सकता, सर्वत्र का मतलब बहुत जमा और आसानी से बनाया जा सकता है, कहीं पे भी बनाया जा सकता है और आसानी से बनाया जा सकता है। आप जो बायोगैस जो है, बायोगैस का इस्तेमाल पता है कहाँ करते हैं, CNG टेम, ऑटो है ना, ऑटो कैसे लिखा था, AUTO, सही लिखा है, ठीक है। ऑटो यानी आपका जो ऑटो चल रहा है, CNG गैस ऑटो जो भरता है, हरियरका जो टेम्पो चलता है, उसमें मीथेन गैस ही रहता है। समझ रहा है, मीथेन गैस जो CNG ऑटो बोलते हैं, जो हरियरका ऑटो रहता है, जो उड़ा के पूरा लेके चलता है। समझ रही बात। तो इस तरीके से उपयोग होता है। तो ईंधन के रूप में हो रहा है, ईंधन जो है मीथेन क्या है, ईंधन के रूप में, और ऑटो चल रहा है तो बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं CNG। बट इतना समझ लो कि बायोगैस इस तरीके से बनाया जाता है, इसका ये सब चीज़ लाभ है। और नेक्स्ट टॉपिक है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा यानी पवन चक्की जो होता है, पवन चक्की से पवन ऊर्जा जो बनता है, हवा से जो ऊर्जा बनता है, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। और मुझे उम्मीद है कि ये सब चीज़ समझ में आया होगा। आपका चैप्टर भी इतना ही है, और इसमें से बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बताए गए हैं, जो कि आपका एग्ज़ाम एग्ज़ाम का लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें से कहीं से भी उठाकर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछ लिया जा सकता है, इसलिए बढ़िया से पढ़िए। और नहीं समझ में आता तो फिर से ऐसे फिर से प्ले करिए, फिर से देखिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि हम जो भाषा में समझाएं, जो चीज़ों को तोड़ तोड़ कर समझाएं, समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। और नहीं समझ में आया होगा तो फिर से कोशिश करिएगा पढ़ने का, सीखने का, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 में
डे 41 में। पवन ऊर्जा क्या है, इसके बाद 1-2 क्लास और चलेगा, उसके बाद ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सबके लिए सबको जय हिंद जय भारत।